नमस्कार, आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट में हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सिंगापुर दौरे पर हैं। उनकी यात्रा के एजेंडा में सिंगापुर के साथ सहयोग बढ़ाना है और साथ ही विशेषकर सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना में एफडीआई पर चर्चा करना होगा और दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की 50वीं वर्षगांठ का जश्न भी मनाना इसमें शामिल है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेजन और विदेश मंत्री के शनमुगम से भी उन्होंने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीएसएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ है और हमले में बीएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। साथ ही 4 जवानों के घायल होने की भी खबरें हैं। इन्हें श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी अभियान चलाई जा रही है। तो इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। कश्मीर के पुलवामा जिले में बीएसएफ की टीम पर हमला। आतंकी हमले में बीएसएफ के इसमें जवान शहीद हुए हैं। एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। और आईएसआई के एजेंट आसिफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आसिफ आईएसआई के स्लीपर मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहा था और आसिफ जो है देश में दूसरे आईएसआई एजेंट्स को रुपया सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पश्चिम बंगाल और हैदराबाद में आईएसआई एजेंट्स को लाखों रुपए सप्लाई कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से पाकिस्तान का बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड और पासपोर्ट, भारतीय सेना से संबंधित कई जानकारी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आसिफ की शादी पाकिस्तान में हुई है और उसकी बीवी और बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं। परिवार से मिलने के नाम पर आसिफ अक्सर पाकिस्तान जाया करता था। आसिफ को गिरफ्तार करने में यूपी एसटीएफ के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस काफी लंबे समय से मामले की जांच कर रही थी। इसमें एक आसिफ अली नाम का आदमी जिसकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, वहां पर एक शॉप में एक कवर के रूप में काम कर रहा था वहां पे। और मुख्य काम इसका ये था कि जितने भी उनके एजेंट्स थे, बेसिकली एस्पियोनाज का काम कर रहा था, आर्मी की सूचनाएं लेना, और जितने भी वहां आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं उनको पैसे की मदद मुहैया कराना। इसके पास से बहुत सारे एटीएम कार्ड्स, चेकबुक्स, बहुत सारे बैंक्स के खाते, यहां तक कि पाकिस्तानी डेबिट कार्ड भी है और वहां के बैंक का एक चेकबुक भी मिला है और कई सारे पासपोर्ट्स की फोटोकॉपियां मिली हैं। और पाकिस्तान में इन दिनों इस्लामाबाद की सड़कों पर अलग ही दंगल देखने को मिल रहा है, जहां पाक के पीएम नवाज शरीफ जहां अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शांति प्रेमी नेता के तौर पर बनाने में जुटे हुए, वहीं उनके अपने घर में उन्हें दूसरी राजनीतिक पार्टियों का जबरदस्त विरोध भी झेलना पड़ रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ और आवामी तहरीक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इमरान खान और तहरीर-उल-कादरी के नेतृत्व में नवाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। इस्लामाबाद में शनिवार को विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने ये बातें कही। मैं तो अब यहाँ बैठूंगा और मियां नवाज शरीफ आप फैसला कर लो। एक ही आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन करके री इलेक्शन करवा दें। लगातार बारिश के बावजूद इमरान खान के हजारों समर्थक उनके साथ प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी एक नया पाकिस्तान बनाएगी। उन्होंने कहा कि ये आजादी की लड़ाई है और इसमें उनकी जान भी जाए तो उन्हें परवाह नहीं। समझता हूँ कि वक्त आ गया कि सारी पाकिस्तानी कौम फैसला कर ले कि हमें ये नाकबूल है। हम ये नहीं मान रहे। हमने इंसाफ लेना है, हमने आजादी लेनी है ऐसे हुक्मरानों से। इससे पहले इमरान खान के नेतृत्व वाला आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचकर समाप्त हो गया और फिर उनके हजारों समर्थक इस्लामाबाद के आप पारा चौक पर जमा हुए, जहां सरकार ने उन्हें इकट्ठा होने की इजाजत दी थी।
14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ ये मार्च 34 घंटों में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा। इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ फौरन इस्तीफा दे दें और 2013 में हुए चुनाव के दौरान कथित धांधलियों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। नवाज शरीफ ने चुनाव में कथित धांधलियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आधारित आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन इमरान खान ने इसे खारिज कर दिया है। उनके अनुसार नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद ही किसी जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इमरान खान के अलावा धार्मिक नेता ताहिरुल कादरी भी सरकार विरोधी मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। दोनों ही नेता प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी आवामी तहरीक पार्टी के मुखिया कादरी का कहना है वो शांति चाहते हैं और इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हम शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम शांति के लिए काम कर रहे हैं, हम शांति के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना हर कदम शांति के लिए उठा रहे हैं और हम पाकिस्तान से हर किस्म का आतंकवाद और चरमपंथ हटाने के लिए लड़ रहे हैं। इमरान खान और कादरी ने मिलकर इस्लामाबाद की सड़कों पर 10 लाख लोगों को बाहर लाने की बात कही थी, जबकि इस्लामाबाद की कुल जनसंख्या ही 10,70,000 के आसपास है। लेकिन पुलिस के मुताबिक मार्च में सड़क पर 10,000 की भीड़ तो मौजूद ही रही। पाकिस्तान की सड़कों पर चल रहे इस संघर्ष ने नवाज शरीफ की सरकार को मुसीबत में डाल दिया है और इससे निपटना उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इमरान खान क्यों है इतनी बड़ी चुनौती। दरअसल शरीफ के दबदबे वाले पंजाब सूबे में इमरान सेंध लगा सकते हैं। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की संसद में 35 सीटें हैं और इमरान पिछले साल के चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इमरान के आरोपों की जांच के लिए नवाज सरकार का कमीशन बनाने का ऐलान वो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इमरान उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो शरीफ के दबदबे वाले पंजाब सूबे में इमरान सेंध लगा सकते हैं। तो इमरान कितनी बड़ी चुनौती है ये हम आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है मौलाना ताहिर उल कादरी। मौलाना कादरी कनाडा में रहते हैं। मस्जिदों और मदरसों के जरिए मौलाना कादरी की पाकिस्तान में गहरी पैठ है और 2013 में भी मौलाना कादरी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। 1989 में मौलाना कादरी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक यानी कि पैट नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई। मौलाना कादरी पाकिस्तान की शासन व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। तो रहते हैं कनाडा में हैं, लेकिन बदलाव पाकिस्तान में चाहते हैं। और नवाज शरीफ जब सत्ता में जबरदस्त बहुमत हासिल करके आए तो उनसे तमाम उम्मीदें थीं, जिन्हें उन्होंने काफी हद तक पूरा भी किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का चेहरा बदलने के इरादे से पिछले साल सत्ता में आए थे। उन्होंने गवर्नेंस के कुछ मुद्दों पर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान और मौलाना कादरी का विरोध नवाज शरीफ सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। पाकिस्तान की सत्ता से परवेज मुशर्रफ के बेदखल होने के बाद से अब तक पाकिस्तान की सेना पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखने वाले अब सेना की बेचैनी को समझ रहे हैं। 1958 से लेकर 1999 के बीच कई बार चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करने वाली फौज को जमहूरी ताकतों के आगे अब अपनी ताकत छिनने का डर सताने लगा है। अपनी 14 महीने की सरकार में नवाज शरीफ ने अर्थव्यवस्था से लेकर भारत के साथ संबंधों की बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से कुछ बेहतर हुई है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है। बिजली के रेट कम हुए हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जुलाई में पाकिस्तान की रेटिंग को पॉजिटिव बताया था, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की मुहिम ने नवाज शरीफ की दुनिया भर में एक पॉजिटिव इमेज बनाई। शरीफ मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आए। पहले हफ्ते ही उन्होंने अब तक भारत के साथ रहे इस खराब संबंधों पर अफसोस जताया, लेकिन दूसरी ओर मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं, यानी पाकिस्तानी फौज सरकार के उलट चालें चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और बलोच नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या की साजिश में शामिल होने और देशद्रोह के मामले में फंसे पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ 2013 से घर में नजरबंद हैं। शरीफ सरकार ने मुशर्रफ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है।
यानी मुशर्रफ देश से बाहर नहीं जा सकते। फौज इमरान खान की तहरीके इंसाफ में नवाज शरीफ की PMLN और आसिफ अली जरदारी की PPP का विकल्प देख रही है और अपनी ताकत उसे देनी भी शुरू कर दी है। 2013 में मौलाना कादरी ने प्रदर्शन किया था, तब भी उन्हें फौज का पूरा समर्थन था। 2014 में ये कादरी का दूसरा पाकिस्तान दौरा है। पहले वो जून में आए थे और लाहौर में अराजकता फैल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक और सीरिया में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा की है और इराक और सीरिया में बेकाबू हो रहे हालात को देखते हुए सुरक्षा परिषद ने यह फैसला लिया है। इससे संबंधित रेजोल्यूशन UN चार्टर के चैप्टर 7 के तहत स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक और सीरिया में मौजूद आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा की है। साथ ही इसके 6 सदस्यों को अल-कायदा के प्रतिबंधितों की सूची में शामिल कर दिया है। ब्रिटिश राजदूत मार्क लियाल ग्रांट ने इस बाबत जानकारी दी। ये प्रस्ताव 4 मोर्चों पर काम करेगा। पहला, इससे आतंकियों और उन्हें मदद करने वालों को एक कड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। दूसरा, ये व्यवहारिक मोर्चे पर काम करेगा। उनकी भर्तियों, खासकर विदेश से होने वाली भर्तियां रोकेंगी। तीसरा, इससे आतंकी समूहों की फंडिंग और उन्हें मिलने वाले आर्थिक मदद से निपटा जा सकेगा। और आखिर में से 6 आतंकियों और उनके खास आर्थिक बैंकर्स पर प्रतिबंध लगाता है। सर्वसम्मति से पारित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि विश्व के सभी देशों को ये सुनिश्चित कर लेना होगा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड ग्रेटर सीरिया, अल नुसरा फ्रंट या किसी अन्य आतंकी और अल-कायदा से संबंध रखने वाले संगठन को लाभ पहुंचाने वाले धन, वित्तीय सहायता और आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएं। सुरक्षा परिषद ने ISIS और ANF पर अल-कायदा की तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इसके 6 सदस्यों को भी इस लिस्ट में डाल दिया है। सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय टीम ने इराक और सीरिया के क्षेत्र पर ISIS और ANF के कब्जे और इससे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता जताई है। सुरक्षा परिषद ने इस्लामिक संगठनों से हिंसा और आतंकी मूवमेंट पर रोक लगाने की मांग की है। सीरिया के राजदूत ने इस प्रस्ताव को काफी अहम बताया। द रशियन अरब रिपब्लिक की सरकार स्वाभाविक रूप से इस रेजोल्यूशन को स्वीकार करती है और इसका स्वागत करती है। इसकी सभी शर्तों पर गंभीरता से अमल किया जाए। सुरक्षा परिषद ISIS, ANF और अल-कायदा को सोशल मीडिया और इंटरनेट सहित सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से सहायता पहुंचाने वाले संगठन और व्यक्ति को भी प्रतिबंधित कर सकती है। परिषद ने उन्हें सहायता पहुंचाने वालों को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अमेरिका हवाई हमलों के जरिए IS को सबक सिखाने में जुटा हुआ है, लेकिन जमीनी तौर पर ये आतंकी अब भी यजीदियों की जान के दुश्मन बने फिर रहे हैं। ताजा खबर के मुताबिक IS के आतंकियों ने एक गांव में 80 यजीदी पुरुषों की सामूहिक हत्या कर दी है क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। इराक में यजीदी संप्रदाय लगातार मुश्किलों से जूझ रहा है। उनके लिए हर तरफ IS के आतंकी मौत का पैगाम लिए खड़े हैं। जो भाग पा रहे हैं वो खुशनसीब हैं और जो नहीं भाग पाते हैं उनका हश्र बद से बदतर हो रहा है। BBC के मुताबिक उत्तरी इराक के गांव में चरमपंथियों ने यजीदी संप्रदाय के तकरीबन 80 पुरुषों की हत्या कर दी, जबकि बच्चों और महिलाओं का अपहरण कर लिया। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सिंजर से 45 किलोमीटर दूर कोचों में घुसे और उन्होंने यहाँ के पुरुषों से इस्लाम अपनाने या मरने की शर्त रखी। यजीदियों ने जब इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया तो उन्हें जिहाद के नाम पर कत्ल कर दिया गया। खैर, सुन्नी मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के सामूहिक अत्याचार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सख्त में आ चुका है। इस्लामिक स्टेट के कहर से बचने के लिए यहूदियों ने अमेरिका से पनाह मांगी थी, जिसके बाद अमेरिका भी ड्रोन हमलों के जरिए IS से लोहा ले रहा है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि 2 गाड़ियों पर ड्रोन हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया।
उन्हें इन गाड़ियों की सूचना खुर्द रक्षा बलों से मिली थी। अमेरिका सिंजर की पहाड़ियों में पनाह ले रहे यजूदियों के लिए खाने पीने का सामान भी मुहैया कराने में जुटा हुआ है, जबकि कुर्दिश सीमाई इलाकों में संयुक्त राष्ट्र के कैंपों में यजीदी राहत की सांस ले रहे हैं। आईएस की धमकियां और उनकी करतूतें यजीदियों की रातों की नींद और दिन का चैन चुरा चुकी हैं। ये उस डर के साये में जी रहे हैं जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस्लामिक स्टेट आतंकियों के बढ़ते अत्याचार के बाद सैकड़ों की संख्या में यजीदी अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में शरण ले रहे हैं। उत्तरी इराक के इब्राहिम खलील बॉर्डर गेट पर बने शरणार्थी शिविरों पर सैकड़ों यजीदी शरण ले रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के पास न तो कोई दस्तावेज और न ही पासपोर्ट। वहीं तुर्की के आपदा एवं प्रबंधन विभाग के मुताबिक तकरीबन 2000 यजीदियों ने सीमा पार करके दक्षिणी तुर्की में राहत शिविरों में शरण लिया है। मशहूर मेडिकल चैरिटी संस्था मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स यानी कि एसएसएफ ने इबोला वायरस को लेकर चिंता जाहिर की है और कंपनी का कहना है कि अगले 6 महीने से पहले इबोला पर काबू पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसे जितना खतरनाक समझा गया था ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मेडिकल चैरिटी संस्था मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स का कहना है कि पश्चिमी अफ्रीका में फैले इबोला वायरस पर काबू करने में कम से कम 6 महीने लगे। एमएसएफ के अध्यक्ष ने जेनेवा में कहा कि जितनी तेजी से हम स्थिति को संभाल रहे थे, हालात उससे कहीं तेजी से बिगड़ रहे थे। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था जिस पैमाने पर बीमारी फैली उससे काफी कम आंका गया था। एमएसएफ ने ये भी कहा कि इबोला संकट से निपटने के लिए महीनों की प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। ये महामारी अफ्रीकी देश गिनी में फरवरी से शुरू हुई थी। वहां से लाइबेरिया, सिएरा लियोन और नाइजीरिया तक फैल गई। शुक्रवार को इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1145 हो गई। डब्ल्यूएचओ ने 13 अगस्त तक 76 और मौतों की जानकारी दी थी। अब तक इबोला के 2127 मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी पर काबू पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन तक लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। नाइजीरिया समेत कई और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में बीमारी पर काबू पाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जिन हिस्सों में बीमारी ने कहर ढा रखा है वहां शिक्षा बहुत कम है, जिसकी वजह से कई बार मुसीबत बढ़ जाती है। जैसे मेरे समुदाय में काफी लोगों को इस बात की सूचना थी कि वो नमकीन पानी का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों ने तो नमकीन पानी पी लिया, लेकिन कुछ ने इससे नहा लिया। अंत में हुआ ये कि परेशानी और बढ़ गई। इबोला वायरस जितना खतरनाक है उतना ही मुश्किल इससे काबू में कर पाना है। जो दवाएं भी इसे रोकने के लिए बनाई गई हैं, वो भी तब काम कर सकती हैं जब पूरी तरह सावधानी बरती जाए, क्योंकि वायरस को मारने की दवा अब तक विकसित नहीं की जा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उधर पोप फ्रांसिस इन दिनों दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने कोटांगने का दौरा किया। ये पहाड़ी पर बसा वो इलाका है जहां 1970 में एक कोरियन प्रिस्ट को मिले लाचार और बीमार लोग बस गए हैं। यहां पहुंचकर पोप का स्वागत हजारों लोगों ने एक साथ किया। पोप की मोटरकेड कई बार रुकी और उन्होंने छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया। यहां उन्होंने हाउस ऑफ होप के भी दर्शन किए। ये जगह लाचार और बेबस लोगों के लिए बनाई गई है। यहाँ के बच्चों के पोप के लिए कुछ कार्यक्रम भी उन्होंने पेश किए। और अब आपको लिए चलते हैं टेक्सास जू में। टेक्सास के हॉस्टल जू में एक और मेहमान आ गया है, जहां अब उसे पहली बार जब दुनिया के सामने दिखाया गया तो लोगों के लिए भी एक खुशी का मौका था। और कैमेली नाम का ये बेबी जिराफ भी लोगों से मिलकर थोड़ा घबराया तो थोड़ा शर्माया। 60 किलो की कैमेली 6 फीट लंबी है, जबकि उसके माता पिता 7 साल के हैं। अमेरिका के 28 नॉर्थ अमेरिकन जू में कुल 100 मसाई जिराफ रहते हैं। जिराफ दुनिया का सबसे लंबा जीव है। तो कमाल की बात यह है कि अभी ये जनाब कुछ ही दिनों पहले पैदा हुए हैं, लेकिन 6 फीट इनकी हाइट है।
और आपको लिए चलते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, जहां के ला बोका में चल रहा है वर्ल्ड टैंगो फेस्टिवल। जहां ये वही खूबसूरत डांस फॉर्म है जिसके लिए हम आप सब दीवाने। नजर डालें। एक सेंसुअल डांस फॉर्म, जिसकी हर अदा रूमानी है, हर मूव मदहोश कर देने वाला है। और इस डांस को करने वाले डांसर्स किस दुनिया में खो जाते हैं, वो देखने वाले भी महसूस कर सकते हैं। अर्जेंटीना के लो प्रोफाइल तबके से शुरू हुआ टैंगो डांस फॉर्म अब बॉलरूम डांस फॉर्म बन चुका है। और हर साल ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया जाता है वर्ल्ड टैंगो फेस्टिवल। ला बोका में इस फेस्ट के आयोजन की वजह यह है कि इसी जगह पर टैंगो डांस का बर्थ प्लेस है। इस फेस्टिवल के दौरान कई हफ्ते तक टैंगो से जुड़े हुए अलग अलग तरह के आयोजन होते रहते हैं। – 2009 में यूनेस्को की तरफ से टैंगो को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में जगह दी गई थी। वर्ल्ड टैंगो चैंपियनशिप में तकरीबन 500 कपल्स हिस्सा लेते हैं। दुनिया भर के बेहतरीन टैंगो डांसर्स के बीच जब कंपटीशन होता है तो देखने वालों की तो चांदी हो जाती है। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले डांसर्स के सेंसेशनल मूव्स और बेहतरीन फिनिशिंग दीवाना बना देने के लिए काफी होती है। शो की ओपनिंग पिछली बार के चैंपियन कपल ने की और फिर उसके बाद खूबसूरत डांस नंबर्स ने पूरे माहौल को टैंगो मय कर दिया। आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं तो हम आपके लिए खास तौर पर डांस का ये खूबसूरत नजारा चुरा कर लाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।